जब भी हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करते हैं तो हमें पता होता है कि किन चीज़ों की वजह से स्टॉक प्राइसेस घटते और बढ़ते हैं। जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ की वजह से, या इकोनॉमी में कुछ रेगुलेटरी चेंजेस की वजह से। बट आपने कभी ये सोचा है कि अगर आप डेट फंड्स या बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें आपको एक फिक्स इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसके इंटरेस्ट रेट में चेंजेस क्यों होते हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टिकर। मैं हूँ कीर्ति। आपको याद है हमने एक गिल्ड फंड की वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आप सबसे पूछा था कि अगर आप आरबीआई के इंटरेस्ट रेट्स और बॉन्ड के रिटर्न्स में रिलेशन जानना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो उसी टॉपिक पे है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इन दोनों में क्या रिलेशन है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये तो हम सभी जानते हैं कि आरबीआई हर थोड़े टाइम में इंटरेस्ट रेट चेंज करती है और इसका इफेक्ट हर एक फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी पे आता है। तो इनके बीच का लिंक समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि इंटरेस्ट रेट क्या होता है और क्यों आरबीआई इसे चेंज करती है। इंटरेस्ट रेट वो रेट है जो सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई सेट करती है इकोनॉमी के लिए, और इसे आपने रेपो रेट के नाम से भी सुना होगा। तो ये रेट बेस रेट हो जाता है बैंक्स के लिए जिसपे वो बोरो कर सके। तो फॉर एग्जांपल आरबीआई ने रेपो रेट रखा 5%। तो अगर किसी बैंक को आरबीआई से लोन लेना है तो उस पे आरबीआई 5% का इंटरेस्ट चार्ज करेगी। अब अगर हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक हमें अपने कॉस्ट ऑफ बोरोइंग पे तो लोन देगी नहीं, क्योंकि अगर वो सेम रेट पे दे जिस पे वो बोरो कर रही है तो उनका तो कोई प्रॉफिट होगा ही नहीं। तो इस केस में बैंक बेस रेट पे 1 to 2% मार्जिन ऐड करेगी और हमें फिर लोन मिलेगा 7 to 8% पे। अब आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कम ज़्यादा इसलिए करती है ताकि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी और ग्रोथ बनी रहे, और स्टेबिलिटी बनी रहती है इन्फ्लेशन और मनी सप्लाई से। मान लो अब कंट्री में स्लो डाउन चल रहा है और कंज्यूमर इतना स्पेंड नहीं कर रहे हैं जिससे बिजनेसेस भी ज़्यादा ग्रो नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में कंट्री में लिक्विडिटी क्रंच आ जाएगा और आरबीआई कंट्री में मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए ताकि ग्रोथ मेंटेन रहे उसके लिए रेपो रेट को कम करेगी, जिससे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाएगी, यानी पब्लिक को कम रेट पे लोन मिलेगा। तो इस केस में लोग लोन लेंगे अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए, जैसे घर के लिए, कार के लिए, और वहीं बिजनेसेस भी लोन लेंगे अपने एक्सपेंशंस के लिए, जिससे कंट्री में मनी सप्लाई बढ़ेगा और ग्रोथ आएगी। अब अगर इसी का दूसरा सिनारियो देखें जब लोग बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो जिससे काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी होती है मार्केट में, तो ऐसे में प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है और कंपनीज भी अपनी प्राइसेस को बढ़ा देती है जिससे इन्फ्लेशन आ जाता है। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देती है, जिससे अब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स तो बढ़ गई और एफडीज के रेट भी बढ़ जाते हैं, तो जिससे हमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो लोग फिर स्पेंडिंग कम करके सेविंग मोड्स में चले जाते हैं। तो अब समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट का क्या इम्पैक्ट है डेट फंड्स में। जैसे कि डेट फंड्स जनरली सेफ और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, कॉरपोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक्सेट्रा। तो आप इसे सिंपली ऐसे समझिए कि हम इन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करके एक तरीके का लोन दे रहे हैं जिन्होंने ये बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज़ को इशू किया है, और उसके बदले में हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड में क्या रिलेशन है। सपोज कंट्री में 6% का रेपो रेट है और कंपनी ए ने बॉन्ड ए इशू किया है 9% इंटरेस्ट पे, यानी हमें 9% इंटरेस्ट हर साल मिलेगा। लेट्स से आरबीआई ने फिर रेट कट इंट्रोड्यूस किया। अब क्योंकि रेपो रेट कट हुआ है तो जो न्यू बॉन्ड इशू होगा उसके लिए कंपनी क्यों हमें ज़्यादा इंटरेस्ट देगी, राइट? तो वो जो न्यू बॉन्ड बी इशू हो रहा है वो 8% पे इशू हुआ है, तो जो प्रीवियस बॉन्ड था बॉन्ड ए वो न्यू बॉन्ड से ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफर कर रहा था, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे परचेज करना चाहेंगे। अब बॉन्ड ए की डिमांड बढ़ेगी और प्राइस अप्रिशिएट होगा। अब इसका आप अपोजिट सिनारियो भी समझ ही गए होंगे कि अगर बॉन्ड ए 9% पे इशू हुआ था फर्स्ट ईयर पे, बट नेक्स्ट ईयर अगर रेपो रेट बढ़ जाता है तो जो न्यू बॉन्ड इशू होंगे वो बॉन्ड अब हाई इंटरेस्ट रेट पे इशू होंगे। तो सपोज न्यू बॉन्ड बी इशू हुआ था 10% पे, तो क्योंकि अब इसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो बॉन्ड बी की डिमांड बढ़ जाएगी और लोग बॉन्ड ए को डंप करने लगेंगे, जिससे उसकी मार्केट वैल्यू गिर जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट और डेट सिक्योरिटीज़ का अपोजिट रिलेशनशिप है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो बॉन्ड की वैल्यू कम होती है एंड वाइस वर्सा।
अगर हम डेट म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट ही ये है कि ये डाइवर्सिफाइड रहते हैं, बट हाँ, इंटरेस्ट रेट चेंजेस का इम्पैक्ट डेफिनेटली आता है इन द सेम वे जैसे हमने ऊपर के एग्जाम्पल्स में समझा था। बट जो बॉन्ड्स नियर टर्म में मेच्योर हो रहे हैं लाइक विद इन 1 ईयर, तो उस पर थोड़ा प्रेडिक्शन करना पॉसिबल है कि आरबीआई और कितने बार इंटरेस्ट रेट को चेंज करेगी, जिससे इंटरेस्ट रेट चेंजेस का इम्पैक्ट कम रहता है। और वहीं जो लॉन्ग टर्म के बॉन्ड्स होते हैं जिनकी मेच्योरिटी में काफ़ी टाइम होता है, वो बॉन्ड्स पे इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता आने वाले 5 साल में कितनी बार इंटरेस्ट रेट चेंज होगा और वो क्या इम्पैक्ट करेगा। इसीलिए लिक्विड फंड्स में जनरली कम इम्पैक्ट रहता है और वही गिल्ड फंड में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस वीडियो से आप समझ ही गए होंगे कि डेट फंड्स बिल्कुल भी रिस्क फ्री नहीं होते हैं, उसमें भी रिस्क इन्वॉल्व होता है, बट थोड़े डिफरेंट टाइप के। आई होप आपको आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।